जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट फिटर एकेडमी। मैं हूं आदित्य कुमार वर्मा। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हीटर ट्रेड थियरी बलवीर सिंह, चैप्टर 4 हैंड टूल। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं स्वील बेस वॉइस के बारे में बता दिया था। अब आगे देखते हैं क्विक रिलीज वॉइस। इस प्रकार के वॉइस क्विक रिलीजिंग वॉइस। इसके पहले वाले वीडियो में मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था स्वील बेस वॉइस। देखते हैं क्विक रिलीजिंग वॉइस। इस प्रकार की वॉइस के जॉ समानांतर खुलते हैं और इसके वॉइस में एक हाफ नट लगा रहता है, जिसको सस्पेंडर के साथ स्प्रिंग लीवर की सहायता से संलग्न और अलग किया जा सकता है। लीवर दबाने से हाफ नट अलग हो जाएगा और सस्पेंडर को अंदर दबाया जा सकता है और बाहर भी आसानी से खींचा जा सकता है। जहां पर वॉइस को सेट करना हो, लीवर की सहायता से सेट कर दिया जाता है। इस प्रकार के वॉइस अधिकतर बहुउत्पादन मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्विक रिलीज वॉइस हो गया, मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसमें एक लीवर लगा होता है। तो आयोग क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कौन सा ऐसा वॉइस है जिसमें एक लीवर लगा होता है, इसमें हाफ नट अलग हो जाएगा और सस्पेंडर को अंदर दबाया जा सकता है। ऑप्शन दे देगा, बीच बीच से क्वेश्चन उठा के उसको घुमा के और उससे क्वेश्चन बनाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। यूनिवर्सल मशीन वॉइस। इस प्रकार की मशीन वॉइस की बनावट इस तरह से बनाई जाती है कि इसको स्वील बेस मशीन की तरह बेस के समतल हॉरिजॉन्टल चारों ओर घुमाया जा सकता है तथा लंब रूप वर्टिकल में भी इनको कोण में सेट किया जा सकता है। इस प्रकार की वॉइस का अधिकतर प्रयोग टूल्स एंड डाई मेकर्स के द्वारा किया जाता है, जिससे जॉब को बिना खोले उसकी दशा बदलकर जॉब पर मशीनिंग ऑपरेशन किया जा सकता है। सावधानी, कार्य करने से पहले वॉइस के बुश को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और कार्य करने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक होता है। दूसरा, वॉइस के स्लाइड करने वाले भाग पर तेल लगाते रहना चाहिए। वॉइस के सस्पेंडर व बॉक्स नट पर तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए। चौथा, जॉब को वॉइस में बांधते समय हैंडल पर हथौड़े की चोट नहीं लगानी चाहिए। वॉइस में जॉब को आवश्यकता से अधिक नहीं कसना चाहिए और न ढीला रखना चाहिए। छठवां, फिनिश जॉब को वॉइस में बांधते समय नरम धातु के वॉइस क्लैंप का प्रयोग करना चाहिए। जॉब को वॉइस में बांधते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जॉब जॉ से इतना ही बाहर होना चाहिए कि कार्य करते समय टूल वॉइस से न टकरा पाए। यदि जॉब अधिक बाहर रखेंगे तो बांधेंगे तो कार्य करते समय वह किटकिटाएगा। वॉइस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। वॉइस साइज, पहला है बेंच वॉइस का साइज उसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। दूसरा, बेंच वॉइस का बॉक्स नॉट प्रायः कास्ट आयरन फास्फोरस ब्रॉन्ज गन मेटल से बनाया जाता है। तीसरा, बेंच वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस कहते हैं। गन मेटलोजी जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे गन मेटल, ब्रॉन्ज, फ्रॉस, कास्ट आयरन आगे मिलेगा। चौथा है किसी दोष युक्त बेंच वॉइस में हैंडल को घुमाने से यदि मूवेबल जॉ नहीं चलता तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।
पहला, सस्पिंडल बिना पिन में फिट किया गया हो, सस्पिंडल बिना पिन के फिट किया गया हो। दूसरा, बॉक्स नट टूट गया हो। तीसरा, सस्पिंडल या बॉक्स नट की चूड़ी घिस गई हो। पांचवा, वॉइस में जॉब को बांधते समय कभी कभी सहायक जॉब प्लेट और वॉइस क्लैंप की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रायः निम्नलिखित होती है। पहला है प्रोटेक्टिव क्लैप्स। दूसरा है ग्राउंड सरफेस जॉ प्लेट। तीसरा, चिजलिंग जॉ प्लेट। चौथा है क्लैपिंग वॉर्स। पांचवा है सॉ वॉर्सनिंग वॉइस। पांचवा है सॉ वॉर्सनिंग वॉइस। छठवां है वी शेप वॉइस क्लैप। सातवां है हाफ राउंड शेप वॉइस क्लैप। और आठवां है रीडिंग ग्रिप्स। एक बार देखते हैं। वॉइस में जॉब को बांधते समय कभी कभी सहायक जॉब प्लेट और वॉइस क्लैंप की आवश्यकता होती है, ये उसके बारे में है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। लेग वॉइस के मूवेबल जॉ में अंडाकार सुराख बना होता है, जिससे उसमें मूवेबल जॉ के गोलाई वाले मूवमेंट के कारण सस्पेंडल को पर्याप्त स्थान मिल जाता है। सातवां, कारीगर की लंबाई के अनुसार बेंच वॉइस की साइज को समायोजित करने के लिए या तो लकड़ी का प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या बेंच वॉइस के बेस के नीचे लकड़ी का पैकिंग पीस लगाया जा सकता है। सी क्लैंप परिचय। यह अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार बना हुआ क्लैंप होता है। सी क्लैंप ये परिचय। यह अंग्रेजी के सी के आकार का बना हुआ क्लैंप होता है। इसकी बनावट में एक स्क्रू हैंडल और फ्रेम होता है। स्क्रू और हैंडल प्रायः माइल्ड स्टील के बने होते हैं और फ्रेम प्रायः कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। कार्य के अनुसार यह तीन प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। बड़े कार्यों के लिए हैवी ड्यूटी, साधारण कार्यों के लिए जनरल सर्विस और छोटे कार्यों के लिए लाइट ड्यूटी सी क्लैंप प्रयोग में लाए जाते हैं। सी क्लैंप की बॉडी माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। सी क्लैंप का हैंडल व स्क्रू माइल्ड स्टील से बनी होती है। फ्रेम कास्ट स्टील से बनी होती है। इससे क्वेश्चन निकलता है। इसमें तीन प्रकार के होते हैं, लाइट, जर्नल और हैवी। साइज। सी क्लैंप में अधिक से अधिक जितनी साइज का जॉ बांधा जा सकता है उसके अनुसार इसकी साइज किया जाता है। जैसे 100 mm वाले सी क्लैंप में 100 mm साइज वाले जॉ को बांधा जा सकता है। उपयोग। सी क्लैंप का अधिकतर प्रयोग मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, वेंजिंग इत्यादि करते समय दो या दो से अधिक पार्ट को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। पैरेलल क्लैंप परिचय। इस प्रकार के क्लैंप को टूल्स मेकर क्लैंप भी कहते हैं। इसकी बनावट में दो जॉ होते हैं, इसके साथ दो स्क्रू लगे रहते हैं। पैरेलल क्लैंप्स। इस प्रकार के क्लैंप्स को टूल्स मेकर क्लैंप्स भी कहते हैं। इसकी बनावट में दो जॉ जिसके साथ दो स्क्रू लगे रहते हैं। आगे वाला स्क्रू जॉ को कसता है और पीछे वाला तनाव देता है। यह प्रायः माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। ये है पैरेलल क्लैंप्स। साइज। पैरेलल क्लैंप के जॉ के बीच में अधिक से अधिक जितने साइज का जॉ बांध सकते हैं उसके अनुसार उसका साइज लिया जाता है। जैसे 50 mm वाले पैरेलल क्लैंप्स में 50 mm तक के साइज के जॉ ही क्लैंप किए जा सकते हैं। यूज। पैरेलल क्लैंप्स का प्रयोग प्रायः उन पार्ट्सों को पकड़ने के लिए किया जाता है जो समानांतर और फिनिश किए हुए हों। इसका अधिकतर प्रयोग मार्किंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग इत्यादि करते समय दो या दो से अधिक पार्ट्स को क्लैंप करने के लिए किया जाता है।
वॉइस क्लैप या सॉफ्ट जॉ। फिनिश किए हुए जॉब को पकड़ने के लिए सॉफ्ट जॉस का प्रयोग किया जाता है, जो कार्य की सरफेस को खराब होने से बचाता है। स्पेनर। स्पेनर परिचय अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो नट बोल्ट फास्टनर है कौन सा किस चीज के अंतर्गत आता है, अस्थायी, अस्थायी या अर्धस्थायी। आगे हम पढ़ेंगे कि अस्थायी, अर्धस्थायी और अस्थायी फास्टनर क्या होता है। जिसको कसने व ढीला करने के लिए प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे स्पेनर कहते हैं। यह कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकल क्रोमियम स्टील, क्रोमियम वेनेडियम स्टील व वेनेडियम एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। ये मेटलर्जी में सब पढ़ेंगे, कास्ट आयरन, मीडियम कास्ट आयरन, निकल क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील, वेनेडियम एलॉय स्टील। विवरण। स्पेनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। इसका साइज प्रायः उसके ऊपर छपा रहता है। इसका साइज नट या बोल्ट के हैंड के फ्लैट या टू फ्लैट दूरी में मनोनीत करता है, जैसे सिंगल एडेड स्पेनर 20 mm। यह स्पेनर नट व बोल्ट के 20 mm के हैंड पर ही प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रकार। प्रायः निम्नलिखित प्रकार के स्पेनर प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला, सेट स्पेनर। इस प्रकार के स्पेनर खुले सिरे वाले होते हैं, जिसके सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। ये स्पेनर नट व बोल्ट की दो सतहों को पकड़ते हैं। इस प्रकार की पकड़ भी सामान्य होती है। इसका अधिकतर प्रयोग साधारण कार्य करते समय नट व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है जहां पर नट व बोल्ट को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान हो। यह स्पेनर इंच में 1/4 इंच से 1/4 इंच तक व मीट्रिक में 6 mm से 32 mm तक पाए जाते हैं। सेट स्पेनर प्रायः निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल एडेड स्पेनर। इस प्रकार के स्पेनर का एक ही मुंह होता है, जो एक निश्चित साइज में बना होता है। इस स्पेनर का प्रयोग केवल एक साइज के नट व बोल्ट को ढीला करने व कसने के लिए किया जाता है। दूसरा है डबल एडेड स्पेनर। इस प्रकार के स्पेनर के दो मुंह होते हैं। इसके दोनों मुंह अलग अलग सिरों पर होते हैं और अक्ष से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसको दो साइज के नट या बोल्ट को फिट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ क्रम संख्या देखते हैं, साइज देखते हैं। 6 से 7 mm, 8 से 9 mm, 10-11 mm ये साइज होता है। सेट 12 पीस में 12 पीस वाले सेट स्नैपर हैं। रिंग स्पेनर। इस प्रकार के स्पेनर के सिरों में सुराख होते हैं और इसमें प्रायः 12 नोच बने होते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है, रिंग स्नैपर में कितने नोच बने होते हैं। इस प्रकार के बोल्ट या नट को हैंड के चारों ओर से पकड़ लेते हैं, जिसके कारण कसते व ढीला करते समय स्पेनर के फिसलन की संभावना नहीं रहती। इसके दोनों सिरे अलग अलग साइज के होते हैं। ये भी सिंगल एडेड, डबल एडेड वाले स्पेनर पाए जाते हैं। ये भी सिंगल एडेड और डबल एडेड वाले पाए जाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है जहां पर नट या बोल्ट को घुमाने के लिए कम जगह होती है।
ये स्ट्रेट टाइप या क्रैक्स टाइप में भी पाए जाते हैं। तो इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां बिल्कुल कम जगह हो। इसमें 12 नोच होते हैं। इसमें फिसलन की संभावना नहीं होती है। अलग अलग साइज में पाए जाते हैं। इसके भी 2 सिरे होते हैं, सिंगल सिरे वाले भी और डबल सिरे वाले भी। तीसरा है ट्यूब बॉक्स स्पेनर। यह एक खोखला पाइप होता है जो कि अंदर से षट्भुजा आकार में बना होता है। यह भिन्न भिन्न लंबाइयों व साइज में पाए जाते हैं। इसकी बॉडी पर एक आर पार सुराख बना होता है जिसमें एक गोल सरिया डालकर इसमें घुमाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग गहराई में लगे षट्भुज आकार वाले नट व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। चौथा है सॉकेट स्पिनर। यह स्पिनर ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर की तरह होता है तथा इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है जो भिन्न भिन्न साइज में पाए जाते हैं। इसके मुंह में 12 नॉच बने होते हैं। यह प्रायः सेट में पाए जाते हैं। इसके दूसरे सिरे पर चौकोर सुराख बना होता है। इसमें टम्मी बार हैंडल लगाकर इसे घुमाया जा सकता है। इस स्पिनर का प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है जहां पर नट बोल्ट कुछ कम गहराई में लगा हो और जहां जगह कम हो और अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता हो। पांचवा है एडजस्टेबल स्पिनर। इस प्रकार के स्पिनर के मुंह के साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसकी बनावट में 2 जॉस होते हैं, एक फिक्स जॉ होती है, दूसरा मूवेबल जॉ। इस प्रकार के स्पिनर का प्रयोग अलग अलग साइज के नट व बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के इस स्पिनर की पकड़ने की शक्ति अन्य स्पिनर की अपेक्षा कुछ कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इसका साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है, जैसे 150 mm से 200 mm से 300 mm इत्यादि। 6 है पिन हुक स्पिनर। इस प्रकार के स्पिनर का एक सिरा अर्ध गोलाकार होता है जिसमें सिरे में एक हुक बनी होती है। इस स्पिनर का प्रयोग गोलाकार नट पर किया जाता है। इसमें एक सुराख बना होता है। इस स्पिनर की हुक इसमें सुराख में फंसा दी जाती है और नट को आवश्यकता के अनुसार खोला या कसा जा सकता है। स्पिनर में दोष: सही पोजीशन में आसानी से लगाने के लिए स्पिनर के जॉस को नट की चौड़ाई से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। स्पिनर का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि स्पिनर की जॉ नट के फ्लैट्स के साथ पूरी तरह से संपर्क में रहे। गलत प्रयोग करने से स्पिनर खराब हो सकते हैं। दोष युक्त स्पिनर का प्रयोग करना खतरनाक होता है, इसलिए खराब स्पिनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पिनर से प्राय निम्नलिखित दोष आ सकते हैं। ओपन एडेड स्पिनर्स में प्राय निम्नलिखित दोष आ सकते हैं। पहला, क्रैक्स, जॉ का खुल जाना और जॉ को खराब होना या गोलाई में बन जाना। रिंग स्पिनर प्राय निम्नलिखित दोष आ सकते हैं। क्रैक्स, अंदरूनी खांचों का खराब होना, गोलाई में बन जाना। सॉकेट स्पिनर प्राय निम्नलिखित दोष आ सकते हैं। अंदरूनी खांचों का खराब होना और गोलाई में बन जाना। ट्यूब बॉक्स स्पिनर में प्राय निम्नलिखित दोष आ सकते हैं। पहला, किनारों में फट जाना, हेक्सागोनल। दूसरा, हेक्सागन का खराब होना या गोलाई में बन जाना। जो इसके नॉच होते हैं, हेक्सागोनल नॉच, वो घिस के गोल हो जाते हैं।
ये वही बात कर रहा है। सावधानी, प्रिकॉशन। पहला, कार्य करते समय नट या बोल्ट के साइज के अनुसार उचित स्पेनर या रिंच का प्रयोग करना चाहिए। यदि सही साइज का स्पेनर प्रयोग में न लाया गया हो तो कार्य करते समय फिसल सकता है व चोट लगने की संभावना रहती है। दूसरा, स्पेनर या रिंच पर आवश्यकता से अधिक ताकत नहीं लगानी चाहिए। तीसरा, नट व बोल्ट को खोलते व कसते समय स्पेनर या रेंच पर हथौड़े की चोट नहीं लगानी चाहिए। एडजस्टेबल स्पेनर का प्रयोग करते समय एडजस्टेबल जॉ को उस ओर रखना चाहिए जिधर बल लगाया जा रहा है। पांचवा, नट व बोल्ट को खोलते समय यदि स्पेनर बड़े साइज का है तो कभी भी हेक्सा ब्लेड या दूसरी पत्ती की पैकिंग नहीं लगानी चाहिए, बल्कि सही साइज का स्पेनर का प्रयोग करना चाहिए। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि बहुत लोग नट बोल्ट के एक्चुअल साइज के स्पेनर का प्रयोग ना करके थोड़े से ढीले वाले स्पेनर का प्रयोग करते हैं और उसके बीच में पेचकस या ब्लेड या कुछ पत्ती लगाकर उसकी पैकिंग लगाकर उसे खोलते या कसते हैं। ये नहीं करना चाहिए। पेचकस, स्क्रू ड्राइवर। वर्कशॉप में कार्य, एक थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। परिचय। वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को कई प्रकार के जॉब बनाने पड़ते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनको भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं। जैसे कभी किसी पेंच को खोलने व कसने की आवश्यकता पड़ती है तो कभी किसी नट या बोल्ट की कसने व ढीला करना पड़ता है। यहाँ से क्या है, जैसे कभी किसी पेंच को खोलने व कसने की आवश्यकता पड़ती है तो कभी किसी नट व बोल्ट को कसना व ढीला करना पड़ता है। इस प्रकार जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उस पेंच को स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। इसका साइज इसकी शेंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। कार्य के अनुसार छोटे पेचकस 45 mm लंबे व 3 mm व्यास में तथा बड़े पेचकस 300 mm लंबे व 10 mm व्यास में पाए जाते हैं। मटेरियल। पेचकस की शेंक प्रायः कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनी होती है और इसके ब्लेड को हार्ड व टेम्पर कर दिए जाते हैं। ऑफसेट पेचकस को छोड़ के प्रायः सभी पेचकस के हैंडल कड़ी लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। पार्ट्स। पेचकस के लिए निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं। पहला हैंडल, दूसरा शेंक, तीसरा ब्लेड। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार के पेचकस गोल आकार के छड़ रॉड को आगे से चपटा करके बनाया जाता है और इसके दूसरे सिरे पर आवश्यकता अनुसार हैंडल फिट किया जाता है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे हल्के व छोटे साइज के स्क्रू को खोलने या कसने के लिए। हैवी ड्यूटी ड्राइवर। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की शेंक प्रायः चौकोर आकार की होती है और उसको आगे से चपटा कर दिया जाता है। यह स्क्रू ड्राइवर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवरों की अपेक्षा बड़े साइज का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। ये स्क्रू ड्राइवर है। देखिए, ब्लेड है, शेंक है, हैंडल है। स्क्रू ड्राइवर में 3 पार्ट्स होते हैं, ब्लेड, शेंक और हैंडल। ये स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ये हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है, ये फिलिप्स स्क्रू है, ये ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है और ये क्या लिखा है आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला है, ये है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की बोल्ट पर 4 फ्लूट्स कटे होते हैं जो कि
क्लिप्स हैंड वाले स्क्रू के साइज के अनुसार फिट हो जाते हैं। इसलिए इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग क्लिप्स हैंड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर ऑफसेट, इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के दो सिरों में एक दूसरे के विपरीत 90 डिग्री के कोण में मोड़कर चपटा बना दिया जाता है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के दोनों सिरों को एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण में मोड़कर चपटा करके बना दिया जाता है। इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग में लाए जाने के लिए जगह न हो और स्क्रू में फिट करने की जगह तंग हो। रेचेट स्क्रू ड्राइवर, इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर में एक रेचेट मूवमेंट करता है। इसमें एक बटन होता है जिससे शिफ्टर कहते हैं। इस शिफ्टर के द्वारा स्क्रू घूम सकता है और शिफ्टर को नीचे दबाने से ब्लेड केवल दाईं ओर घूम सकता है। इसका प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है जहां पर कार्य अधिक तेजी से करना हो, क्योंकि इसके हैंडल के नीचे दबाने से यह ब्लेड तेजी से घूमने लगता है। यह है चित्र चित्र 4.20 का ई है। ये है रेचेट स्क्रू ड्राइवर। ये है रेचेट स्क्रू ड्राइवर। ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें एक स्विच लगा होता है जिसके माध्यम से ये इसकी ब्लेड तेजी से घूमने लगती है। सावधानियां, पहला है स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग चीजल की तरह नहीं करना चाहिए। दूसरा, चीजल क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग सोल्डरिंग आयरन की तरह नहीं करना चाहिए। तीसरा, स्क्रू के साइज के अनुसार ही स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, खराब टिप वाले स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा, स्क्रू ड्राइवर को पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। छठवां, स्क्रू ड्राइवर को सही पोजीशन में रखकर प्रयोग में लाना चाहिए। प्लायर्स, परिचय, इंट्रोडक्शन। प्लायर एक प्रकार का टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह प्रायः कास्ट स्टील का बनाया जाता है। पार्ट्स, इसके निम्नलिखित 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हैंडल, दूसरा रिवेट, तीसरा जॉ। प्रायः मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के प्लायर्स होते हैं। साइड कटिंग प्लायर्स, इसको फ्लैट नोजल प्लायर्स भी कहते हैं। साइड कटिंग प्लायर्स को फ्लैट नोजल प्लायर्स कहते हैं। इसके दोनों जॉस के बीच में कटिंग एज बने होते हैं। इससे तार को काटा जा सकता है। इस प्लायर्स का प्रयोग प्रायः वर्कशॉप के सभी विभागों में किया जाता है। बिजली विभागों में प्रयोग किए जाने वाले साइड कटिंग प्लायर्स के हैंडल पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। ये साइड कटिंग प्लायर्स हैं। दूसरा, लॉन्ग नोजल प्लायर्स। इस प्रकार के प्लायर्स के जॉ लंबे व आगे की ओर निकली होती हैं। इसका प्रयोग प्रायः तंग स्थानों पर किसी पार्ट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग बिजली मैकेनिक और रेडियो मैकेनिक द्वारा किया जाता है। इसके जॉ में भी कटिंग एज होते हैं, इससे तार को काटा जा सकता है। दूसरा, लॉन्ग नोजल प्लायर्स देख रहे हैं। तीसरा, स्लिप जॉइंट प्लायर्स। इस प्रकार के प्लायर्स को दूसरे प्रकार के प्लायर्स की अपेक्षा अधिक चौड़ाई में खोले जा सकते हैं, इसलिए इसे बड़े साइज के जॉ भी पकड़े जा सकते हैं। इस जॉस में कटिंग एज बने होते हैं जिससे तार को काटा जा सकता है। चौथा, डायनोगल प्लायर्स। इस प्रकार के प्लायर्स का प्रयोग प्रायः बिजली मैकेनिक के द्वारा किया जाता है। इससे बिजली की तार को आसानी से काटा जा सकता है। यह एक प्रकार का स्पेशल प्लायर्स होता है। ये डी है, ये स्पेशल प्लायर्स होता है। ये
मैकेनिक के द्वारा किया जाता है। बिजली के तार को आसानी से काटा जा सकता है। डायनोबल प्लायर्स, जब प्लायर्स का प्रयोग न हो रहा हो तो उसे उस पर हल्का सा तेल लगाकर रखना चाहिए। दूसरा, प्लायर्स को टूल बॉक्स में संभाल कर रखना चाहिए। तीसरा, यदि प्लायर्स पे यदि प्लायर्स पर जंग वगैरह लग गया हो तो उसे फाइन वूल से साफ करना चाहिए। चौथा, प्लायर्स को समय समय पर लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। पांचवा, प्लायर्स को कटर्स को साफ रखना चाहिए। छठवां, प्लायर्स के कटर स्क्रूज और जॉ को चेक करना और टाइट रखना चाहिए। ये जो चैप्टर है इसको 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाया गया है। ये काफी लंबा हो जाने से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको 2 पार्ट में बनाया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।